गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं बात करूंगा क्लास 9th केमिस्ट्री की। ओके, तो केमिस्ट्री का जहाँ तक मैंने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट करके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। एक लास्ट पार्ट बचा, शायद वो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, आई डोंट नो। क्या क्या टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, बट आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाए। सेकंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने केमिस्ट्री ख़त्म किया तो मैं चाहता हूँ कि मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँ। बायोलॉजी क्लास 9 का जो बायोलॉजी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं उसे स्टार्ट करने के लिए चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए एक चीज़ आपसे हेल्प चाहिए, वो है मुझे क्लास 9th के बच्चों का कमेंट चाहिए। ओके, कि क्लास के 9 बच्चे क्या मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्या समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट आता है तो मैं बायोलॉजी का वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मुझे कमेंट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अब मैं सिंपल सा मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में जो भी मतलब फर्स्ट चैप्टर के पिछले टॉपिक में मैंने आपको, मुझे याद है, स्टेट ऑफ मैटर का चेंजिंग बताया था। उसमें मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया था कि टेम्परेचर के कारण स्टेट ऑफ मैटर में चेंजिंग क्या होता है। उसमें मैंने फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, बॉयलिंग, ये सब बातें किया। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है लैटेंट हीट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटेंट हीट। तो कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए। मेरे इस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद बुक्स पढ़िए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो चलते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना है लैटेंट हीट। देखिए, पता नहीं ये वीडियो लंबा जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिए। देखिए, लैटेंट हीट होता क्या है, मैं बहुत ही आराम से समझाता हूँ आपको। देखिए, लैटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, लैटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब छुपा हुआ हीट। तो छुपा हुआ हीट ये क्या हुआ? तो सिंपल सा बात है, मैं आपको, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है ना, आपने बहुत से सब्सटेंस को हीट करते देखा है। एक मिनट, जब आप सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं कि अगर आप पानी एक सब्सटेंस है, वाटर को लेते हैं। ओके, जब वाटर को आप हीट करते हैं वाटर को, तो देखिएगा एक समय ऐसा आएगा जब पानी हीट तो होगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ते चला जाता है। ओके, पानी गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। इट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। फिर वो देखिएगा, जब आप थर्मामीटर का यूज करके देखिएगा तो वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 101 डिग्री मतलब आगे नहीं जा पाता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, 100 डिग्री पर ही रह जाता है। तो यहाँ पर वो 100 डिग्री पर नहीं होता है, मतलब 100 डिग्री पर हो जाता है और उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता उसका टेम्परेचर? दिस इज, यही समझना है, क्यों नहीं बढ़ता है उसका टेम्परेचर? क्योंकि अब वो जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो लैटेंट हीट के रूप में काम कर रहा है। और लैटेंट हीट मतलब, देखिएगा, अगर वाटर को भी अगर हम बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद देखिए वो पानी लिक्विड से गैस में बदल जाता है। लिक्विड से गैस में क्या हुआ यहाँ पर? जब एक खास बॉइलिंग पॉइंट पर पानी अपना पहुंच गया, तब उसके बाद वो अपना स्टेट ऑफ मैटर मतलब स्टेट चेंज कर दिया। वो था लिक्विड में और हो गया किसमें? गैस में। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि लैटेंट हीट क्या है। तो द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर।
ओके, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, द हीट एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ओके, मैं बोर्ड पर उतना नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया लैटेंट हीट किसको बोलेंगे। वैसा हीट एनर्जी जो सप्लाई किया जाता है ताकि स्टेट चेंज हो, मैटर का स्टेट चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी। लैटेंट हीट देने से क्या होता है ना, कि मैंने पहले बताया कि अगर लैटेंट हीट देने से कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है, बल्कि उसका स्टेट ऑफ मैटर में चेंजिंग होता है। अगर वो लिक्विड है गैस में बदल जाएगा, अगर वो सॉलिड है लिक्विड में बदल जाएगा, उसके स्टेट में चेंजिंग होगा, उसके टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर जो भी उसका जितना जाना था, वो जैसे मैंने बताया ना, पानी 100 डिग्री तक जाना था, 100 डिग्री तक वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर आप थर्मामीटर डाल के देखेंगे तो। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री से ऊपर होगा, स्टॉप, उसका राइज नहीं होगा टेम्परेचर, बल्कि वो सारा पानी जो वाटर था वो वेपर में बदल जाएगा। तो इसको कहते हैं लैटेंट हीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा लैटेंट हीट। तो फिर से, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। ओके, अब एक क्वेश्चन बनता है, वाई लैटेंट हीट डज नॉट कॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस को जो लैटेंट हीट है, किसी भी सब्सटेंस को क्यों नहीं देता है टेम्परेचर बढ़ने के लिए। तो इसका भी आंसर आपके ही पास है। देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने आपको बताया कि मेरा चैप्टर देखिएगा आप सॉलिड लिक्विड गैस में, तो उसमें मैंने बताया कि सब में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत जोर से बंधा हुआ होता है। ओके, तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड भी जोर से बंधा हुआ है। तो ये जो लैटेंट हीट हम देते हैं, ओके, ये लैटेंट हीट, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और अगर ये लगातार दिया जा रहा है तो सॉलिड के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा, और टूट कर क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। अगर लिक्विड में है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और वो वेपर में बदलेगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि क्यों नहीं चेंज होता, वाई लैटेंट हीट के कारण टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। तो बोलेंगे द लैटेंट हीट which we supply is used in overcoming the force of attraction between the particles। पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर अपना दबाव बनाने के लिए होता है। ओके, तो ये दोनों था। मैंने पहले आपको लैटेंट हीट बताया, व्हाट इज लैटेंट हीट, एंड मैंने दूसरा बताया कि लैटेंट हीट होता क्या है और क्यों टेम्परेचर। लैटेंट हीट दो टाइप से होता है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ क्या बोल सकते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले आप ये दोनों को देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो मैं एक एक बारी बारी से थोड़ा सा आपके बारे में बताऊंगा। लैटेंट हीट मैंने आपको बताया। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको मैंने जो भी बताया लैटेंट हीट ऑफ समझाया, उसके बाद क्यों लैटेंट हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता ये। अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, सिंपल सा बात है, सॉलिड टू लिक्विड। अब बोलिएगा सर ने ये क्या लिखा। मैंने आपको बताया द हीट एनर्जी विच इज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, लैटेंट हीट में बताया। बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देना, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। बस सॉलिड को जो लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी में
अगर सेकंड वेपराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें होगा लिक्विड को जो देते हैं गैस में बदलने के लिए, उसको वेपराइजेशन, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक टर्म याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ। द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी इन हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है तो उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह का हीट का क्वांटिटी है जो कि जूल में 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए होता है। और मैं आपको बता देता हूं 1 किलोग्राम 1 kg अगर सॉलिड है तो उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हमें लैटेंट हीट चाहिए 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, इतना हीट एनर्जी चाहिए। देखिए इसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या क्वेश्चन आता है, पहले आता है व्हाट इज लैटेंट ऑफ फ्यूजन। तो बस सिंपल बोलेंगे हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू द चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, या फिर वो तो। और उसमें अगर 1 किलो सॉलिड आप लेते हैं तो 1 किलो सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है, लैटेंट हीट कितना चाहिए, तो 3.34 इंटू 10 टू द 5 जूल, याद रखिएगा, ठीक है ना। 3.34 इंटू 10, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 किलो सब्सटेंस को 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो आपको 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल का हीट एनर्जी आपको चाहिए। ओके, अब सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, ये नंबर आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, ठीक है ना। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आपको वैल्यू बताना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपका आएगा, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यही था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, अब इसमें बोलेगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो वो कहाँ काम देता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। ओके, ओवरकम मतलब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। अब आप ही बताइए, 2 चीज मैं बता रहा हूँ, मैं 2 चीज लिख रहा हूँ, इतना तो मैंने बता दिया। लिखा हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज, वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज। देखिए वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, पिघलते हुए बर्फ का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। आप देखते होंगे कि पिघलते हुए और उसमें हीट आप लगातार दे रहे हैं फिर भी उसका क्या नहीं बढ़ता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता। तो हम बोलेंगे पिघलते हुए बर्फ का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज बिकॉज दिस हीट एनर्जी is given to the substance to change the state of matter या to change this solid into liquid। मतलब वो जो हम दे रहे हैं ना, क्यों नहीं चेंज होता आइस, क्योंकि जो भी हम हीट उसमें दे रहे हैं वो सब आइस जो कि एक सॉलिड है इसको वाटर में चेंज करने के लिए हो जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है 0 डिग्री आइस, ओके, 0 डिग्री एट 0 डिग्री आइस, ठीक है ना, और 0 डिग्री वाटर। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये क्यों होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री आइस एट 0 डिग्री इज मोर इफेक्टिव इज कूलिंग, ठंडा में, इफेक्टिव ठंडा में 0 डिग्री पर जो आइस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि 0 डिग्री वाटर नहीं। क्यों? तो इसका भी आंसर आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा कि 0 डिग्री पर जो
आइस होता है, बर्फ होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कूलिंग ज़्यादा ठंडा होता है। 0 डिग्री पर पानी भी वो कम ठंडा होगा, लेकिन 0 डिग्री पर जो ये होगा वो ज़्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लैटेंट हीट होता है। ओके, इसमें लैटेंट हीट नहीं होता है, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो आशा करता हूँ, आई होप आपको यह लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट समझ में आया। अब मैं आपको वेपराइजेशन बताऊंगा। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सेम है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए ये भी वही चीज है, वैसा हीट एनर्जी जो हम किसी लिक्विड को, ओके, लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए, वेपर में या गैस में चेंज करने के लिए जो देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं, जैसे उसमें सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में बदलते, इसमें लिक्विड को वेपर में बदलेंगे। आप देखिएगा, आप जब करके देखिएगा तो लैटेंट हीट ऑफ बहुत सा मिलेगा। जैसे पानी को गर्म कीजिए, अब पानी को गर्म कीजिए और गर्म पे उसको एक थर्मामीटर रख दीजिए। ओके, 100 डिग्री पर जाएगा, उसके बाद वो 101, 102, 3 डिग्री नहीं होगा, बल्कि 100 डिग्री पर उसका टेम्परेचर रहेगा, लेकिन वो सारा पानी गैस में बदल जाएगा। ऐसा होता है, इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड इज क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। मतलब इतना सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। मतलब हम 1 केजी, अगर हमें 1 केजी लिक्विड को वेपर में चेंज करना है तो हमें इतना जूल देना पड़ेगा। 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल अगर आप दीजिएगा तो आपका जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, और ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, वाटर और भी बहुत सा है, मैं यहाँ पर वाटर के बारे में कर रहा हूँ, वह सबका अलग अलग होता है। तो अगर 1 किलोग्राम पानी को आपको गैस में बदलना तो आपको इतना एनर्जी चाहिए। तो ये सब चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप लैटेंट हीट अगर समझ में आ रहा है आपको, देन यू कैन डू, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। क्या है, क्या लैटेंट हीट समझ में आ गया, तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, सॉरी हाँ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। लेकिन वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को वेपर में चेंज करना, गैस में चेंज करना। दोनों का, और दोनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछे, जैसे इसी में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग डज नॉट राइज इवन थ्रू हीट इज बीइंग सप्लाइड। खौलता हुआ पानी का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है जबकि हम उसे लगातार गर्म कर रहे हैं? तो क्योंकि हम लगातार टेम्परेचर तो उसको दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जितना भी पानी है वो गैस का रूप धारण कर लेता है। और चूंकि यहाँ पर जो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो हीट एनर्जी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में चेंज हो जाता है, और सारे के सारे पानी को, उसके स्टेट को ही चेंज कर देता है, वो सॉलिड लिक्विड में चला जाता है। क्योंकि उस वो जो लिक्विड है उस सॉलिड लिक्विड में नहीं बल्कि लिक्विड गैस में चेंज होता है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, टूटकर गैस में बदल जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर और भी बहुत सा है, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ वी पुट ए लिटिल ऑफ स्पिरिट एट द बैक ऑफ आवर हैंड, यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्पिरिट आप डालते हो तो आपको बहुत तुरंत ये एवोपरेट हो जाता है। क्यों? वही क्योंकि वो तुरंत बॉडी का टेम्परेचर इसको मिलता है, और उसके कारण। तो और भी बहुत सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि द बर्न काउज बाई स्टीम, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में होगा। द बर्न काउज बाई, जला हुआ जो कि भाप से होगा, और एक जला हुआ जो कि गर्म पानी से होगा, हॉट वाटर से। दोनों में खतरनाक कौन है? आप अपने आस पड़ोस नेबर किन्हीं से ही पूछिएगा तो जला हुआ जो भाप है, जो स्टीम है, स्टीम उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा ज़ोर से जलता है और हमें ज़्यादा तकलीफ देता है। पानी गर्म है तो उससे कम तकलीफ हमें मिलता है। इसका रीज़न है क्योंकि जो भाप है ना उसमें लैटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाकी देखिए मैं अपने वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। ओके, बुक पढ़ने का आपका, आप एग्जाम्पल लिखिए, नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए। ओके, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, तो मैं सिंपल से बताता हूं आपको। सॉलिड किसमें चेंज होता है, गर्म करते हैं तो लिक्विड, इसको गर्म करते हैं तो किसमें चेंज होता है, गैस में। ओके, सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गर्म करेंगे सॉलिड में, अगर इसको ठंड करेंगे तो लिक्विड में, इसको ठंड करेंगे तो। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा है कि अगर हम इसको गर्म करेंगे सॉलिड को तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट गैस में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग लिक्विड। लिक्विड में बिना चेंज हुए ये डायरेक्ट सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो इसको, इसी को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। बहुत सा ऐसा, जैसे आप सिंपल कपूर सब लोग जानते हैं, कैम्फर बोलते हैं, उसको देखिए, उसको जलाइए, लिक्विड में नहीं चेंज होगा, वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। तो बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या बोल सकते हैं, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। और इसका बहुत सा एग्जांपल है। ठीक है ना, तो जो चेंजिंग होने का प्रोसेस है डायरेक्टली इनटू वेपर, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है ना, और ऐसा नहीं हो सकता, अगर गैस डायरेक्ट लिक्विड में बिना चेंज हुए गैस भी डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, मतलब लिक्विड में चेंज ना हो, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। गैस को अगर आप ठंडा कर रहे हो और डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो मैं आपको सब्लिमेशन टॉपिक बता रहा हूँ, और सब्लिमेशन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना। व्हाट इज सब्लिमेशन, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग लिक्विड। ठीक है ना, सॉलिड को गैस में बदल देना बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और आपका एग्जांपल है, कुछ कॉमन सब्सटेंस है, जैसे हाँ ये है NH4Cl जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर हो गया। ठीक है ना, कैम्फर हो गया, फिर और नेप्थलीन का बॉल हो गया, नेप्थलीन हो गया। ठीक है, और क्या है, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन। ये सब आपका एग्जाम्पल है, ये सब सब्लिमेट है। जो सब्लिमेशन का प्रोसेस करे उसको सब्लिमेट बोलेंगे। NH4Cl, कैम्फर, नेप्थलीन का बॉल। नेप्थलीन का बॉल जो होता है, जो कपड़ों में रखा जाता है, वो सब क्या है, देखते हैं कभी कपड़े में रखा जाता है नेप्थलीन का बॉल, तो क्या वो चेंज होता है लिक्विड में, कपड़े में नहीं ना, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो ये सब सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो मैंने आपको सब्लिमेशन का प्रोसेस बताया। ठीक है ना, मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे के टॉपिक पे चलता हूँ। ओके, तो मैं पहले बता दिया कि ये चीज़ आपने देखा होगा कि नेप्थलीन बॉल का यूज होता है कपड़ों में। तो वो कपड़े में आप रख दीजिए, फिर कुछ 2-3 महीना के बाद निकालिए, और नेप्थलीन बॉल सारा का सारा क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन का टॉपिक खत्म हो गया। ओके, अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, मैं चाहता हूं कि आज इसको ख़त्म कर दिया जाए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ। देखिए, इसमें थोड़ा सा चीज़ जानना है सिर्फ। अगर हमें किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है, मतलब किसी लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड, गैस को लिक्विड, इस तरह से किसी में चेंज करना है, तो मैंने एक तो आपको बताया कि आपको हीट करना पड़ेगा। सॉलिड को हीट कीजिए, वो लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को हीट कीजिए तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, प्रेशर के कारण भी किया जा सकता है। ओके,
प्रेशर से भी किया जा सकता है। अगर आप गैस को लेते हैं, देखिए मैं बहुत नॉर्मल तरह से बता देता हूँ, अगर आप गैस को लेते हैं और गैस को अगर आपको उसको लिक्विड में बदलना है, जिसको हम बोल सकते हैं लिक्विफाइड, ओके। तो जब गैस को आपको लिक्विफाइड करना होगा, लिक्विड ऐसे लिखाएगा, आई थिंक मैं थोड़ा बर्ड मीनिंग में आपको पता ही है, LIQUE लिक्विफाइड। तो लिक्विफाइड जब गैस को किया जाता है लिक्विफाइड, ओके। तो इसको लिक्विफाइड आप कर सकते हैं कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको प्रेशर मतलब प्रेशर देकर और इसके टेम्परेचर को लो करके, मतलब आपको टेम्परेचर को लो कर देना है, ठंडा करना है आपको, ठीक है, और प्रेशर बढ़ा देना है। तो अगर आप ये काम करोगे तो आपका गैस जो है वो लिक्विफाइड में चेंज, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि देखिए गैस में बहुत सा स्पेस होता है, ये गैस है, बहुत सा स्पेस है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया था, जब ये लिक्विफाइड का प्रोसेस किया जाता है ना, तो गैस को एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है, एक सिलेंडर में। आपने घर देखते हैं, आपके घर में सिलेंडर है, सिलेंडर में पैक करके उसको बहुत ज़्यादा पिस्टन से प्रेशर दिया जाता है। और प्रेशर देने से क्या होता है कि एक तो सबसे पहले वो कूल भी होता है, और उसको और कूलिंग हम करते हैं तो वो क्या होता है, एकदम किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो इसमें यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि गैस को अगर हमें लिक्विड में बदलना है तो हमें प्रेशर का यूज करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। और अगर ऐसा करके आप किसी कंटेनर में रखने, मतलब किसी भी सिलेंडर वगैरह में कंटेनर में रख देते हैं तो वो डेफिनेटली लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बुक होगा, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अमोनिया गैस को इसी तरह से किया जाता है। अमोनिया गैस जानते हैं, NH3। अमोनिया गैस को अगर सिलेंडर में रखना हो ना, तो सबसे पहले यही काम किया था, प्रेशर को बढ़ाकर टेम्परेचर को घटा दिया जाता है। उसके बाद है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी यही है, इसको भी अगर आप, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे में, और अगर आप इसको क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं, पिस्टन से प्रेशर दिया जाता है और टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है, तो इसको, ये जो गैस है ना, ये सॉलिड में बदल जाता है। तो ये है प्रेशर का अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, ओके। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको एक बार देखना है तो आप देख लीजिए। ओके, तो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बताऊंगा, उसके बाद शायद आप अपना बुक पढ़कर इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी होगा तो आप लोग नहीं देख सकते हो क्योंकि बच्चे हो। देखिए एक टॉपिक है, लास्ट में आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, ऐसे को क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। फिर से एक बार ये देखिए, इसको समझाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, सिंपल सा है। जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। ऐसा तो बॉइलिंग पॉइंट में होता है ना, लेकिन बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही जब वो बॉयल होकर गैस में बदल जाए, दिस इज कॉल्ड एवोपोरेशन। और एवोपोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सा आपको लैटेंट हीट अब मैंने बता दिया, तो इसमें लैटेंट हीट काम करता होगा, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एवोपोरेशन का प्रोसेस सिंपल सा है कि कुछ जैसे लिक्विड में तो लिक्विड में बहुत से पार्टिकल्स होते हैं और बहुत से पार्टिकल्स के बीच ब्रेकिंग मतलब कि बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देना भी है, मतलब तोड़ना है, तो थोड़ा सा भी गर्म कर दिया जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और वो क्या होते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो देखिए मतलब कि इवोपरेशन के कारण ही आप कपड़े को सुखा सकते हैं अपने छत पर। आपके कपड़े भीगे होते हैं, वो सूखता है इवोपरेशन के कारण। इवोपरेशन के कारण ही सी वाटर, समुद्र से नमक निकाला जाता है। बहुत सा काम इवोपरेशन के कारण ही होता है, ठीक है ना। आपको लग रहा हो कि इस वीडियो में मैं थोड़ा मस्ती करके बता रहा हूँ, तो ये इसलिए क्योंकि जैसे बच्चों को खुशी होता है कि एक चैप्टर खत्म होने वाला, मुझे भी खुशी है कि एक चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने बताया इवोपरेशन क्या है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब है फैक्टर। फैक्टर जो बोल सकते हैं क्या, अफेक्टिंग, क्या बोल सकते हैं इसको, इवोपरेशन। देखिए मैं सबको बारी बारी सबको बता देता हूं। फैक्टर जो अफेक्ट करता है इवोपरेशन को, देखिए इसमें आपको लिखना है नंबर 1, नंबर 2, आपको सिर्फ समझना है, बाकी बुक आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ समझाऊंगा कि अफेक्ट कैसे करेगा। टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वाइंड स्पीड, ओके, और एक है ह्यूमिडिटी। देखिए जल्दबाजी नहीं है, आराम से टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है आप ही बताइए। एवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड को गैस में बदलना। तो अगर सोच सकते हैं, तो अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा दें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या एवोपरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा? तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ गया तो लिक्विड जो है वो ज़्यादा गैस में चेंज होगा ना। समुद्र का पानी ज़्यादा सूखेगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर एवोपरेशन को बढ़ाता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवोपरेशन बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे एवोपरेशन घटेगा। उसके बाद दूसरा सरफेस एरिया। आपका सरफेस एरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो एवोपरेशन जल्दी होगा, अगर सरफेस एरिया आपका कम है एवोपरेशन लेट से होगा। सिंपल से एग्जांपल, आप चाय पीते हैं कप में, ठीक है ना, अगर गर्म है वो कप में, लेकिन उसको अगर आप एक प्लेट में डाल देते हैं तो प्लेट में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो हमें पीने में वो जल्दी ठंडा होता है। ठंडा होने का मतलब क्या हुआ? एवोपरेट जल्दी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कप में जो चाय हम पीते हैं वो ज़्यादा गर्म लगता है लेकिन प्लेट में कम। दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया, कप का सरफेस एरिया थोड़ा कम है लेकिन जो प्लेट का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमिडिटी पर, वाइंड स्पीड पर। हवा का स्पीड जितना तेज होगा एवोपरेशन उतना ही तेज होगा, हवा का स्पीड जितना स्लो होगा एवोपरेशन उतना ही स्लो होगा। सिंपल, हवा का स्पीड तेज रहेगा तो जल्दी कोई भी चीज़ सूखेगा, जल्दी कोई चीज़ वाटर जो वेपर में चेंज होगा। एंड लास्ट है ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमिडिटी टर्म समझना पड़ेगा। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस। आपको मैं बहुत कितना बार आप देखिएगा कि धूप वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है और एटमॉस्फेयर भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन देखिएगा कि आपका फिर भी शरीर चिपचिपा सा रहता है, मतलब कि पसीना हमेशा आपको चलते रहेगा। तो उस समय बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन उमस है, ऐसा हम बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन एयर्स के बीच में जहाँ पर कि वाटर नहीं होना चाहिए वहाँ पर वाटर है, और वहाँ पर वाटर है तो इसका मतलब एवोपरेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में वाटर है। तो जो वाटर एवोपरेट होगा क्या वो एयर में जा पाएगा? नहीं। तो इस कारण से ह्यूमिडिटी अगर होगा तो एवोपरेशन कम होगा, ये मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एयर के बीच का जगह ले चुका है तो अगर ह्यूमिडिटी होगा तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। व्हाट इज एवोपरेशन, मैंने आपको बताया एवोपरेशन। और एवोपरेशन का 4, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो
एवोपरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एवोपरेशन बढ़ेगा, वाइंड स्पीड बढ़ेगा, एवोपरेशन बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, एवोपरेशन घटेगा। ओके, और इसी कारण से बहुत बार हम सब देखते हैं कि हम सब जानबूझकर ऐसा ही चीज़ करते हैं, किसी को सुखाना हो तो जल्दी टेम्परेचर देते हैं, किसी चीज़ को जल्दी, कोई भी चीज़ को मतलब कि हमें एवोपरेट करना है तो वो तुरंत उसको वाइड एरिया देते हैं। ओके, अब ये थोड़ा देख लीजिए आप। ओके, अब आगे, अब थोड़ा सा टॉपिक और आपका बचा हुआ, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा है कूलिंग काउज ऑफ एवोपरेशन, कूलिंग काउज ऑफ एवोपोरेशन, मतलब कूलिंग काउज ठंडा करता है। तो बहुत सा है, जैसे इव अगर हम स्पिरिट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा बैक हैंड होता है, तो बैक हैंड में अगर स्पिरिट का कुछ ड्रॉप्स डालिएगा ना आप, तो आपको एकदम ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जब आप स्पिरिट डालते हैं इसमें, तो ये टेम्परेचर को एवोपरेट कर देता है। एवोपरेट करने के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर तो यहाँ पर था ना, तो ये इस कारण से हमें ठंडा महसूस होता है। यहाँ देखिएगा, स्पिरिट डालिएगा तो ठंडा लगेगा, इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर का पूरा का टेम्परेचर एवोपरेट कर देता है, ठीक है। फिर हॉट समर डे में ये हम अर्थिन पॉट पर, मतलब मिट्टी के बर्तन में क्या रखते हैं, पानी रखते हैं ना, ठंडा पानी पीना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी वो जो भी हीट होता है, वो मिट्टी का बर्तन में छोटे छोटे होल होते हैं, वो होल उन सब को क्या कर देता है, एकदम एवोपरेट कर देता है, और पानी ठंडा रहता है। जो भी गर्मी है उसको बाहर एवोपरेट करते जाता है, बाकी पानी ठंडा रह जाता है। इस कारण से अर्थन पॉट पर पानी रखते हैं। बुक पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट समझाना था मैंने समझा दिया आपको। फिर है परसिपेशन, इसका मतलब होता है स्वेटिंग। हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है, ठीक है ना। जब हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है ना, तो देखिएगा स्वेटिंग अगर होगा तो हमारा बॉडी कूल होता है। क्यों? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और जैसे ही ये स्वेट होता है, पसीना बाहर निकलता है और पूरे गर्मी को एवोपरेट कर देता है, पूरा टेम्परेचर बॉडी का एवोपरेट, और हमारा बॉडी ठंडा सा लगेगा। आप छू कर देखिएगा तो हमारा बॉडी ठंडा सा लगेगा जब पसीना निकलेगा तो ये भी कारण है कूलिंग काउज है, किसका? एवोपरेशन का। उसके बाद हॉट समर डेज में हमें कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है ना, कंफर्टेबल भी लगता है कॉटन, सूती का कपड़ा। क्यों? क्योंकि एवोपरेट बहुत फास्ट करता है। तो ये सब डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर देन हॉट एंड ड्राई डे, जो सिंपल सा बात है, जो डेजर्ट कूलर है कूल्स बेटर, अच्छा कूल करता है, ठीक है ना। किससे? तो हॉट एंड ड्राई डेज से। तो ये सब चीज़ अब आपको पढ़ना है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम, मतलब सॉसर प्लेट्स में हम गर्म चाय को बहुत आसानी से पी लेते हैं, जबकि कप में थोड़ा सा हार्ड होता है, गर्म लगता है। तो ये सब मैं अब लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कूलिंग काउज बताना था, और कूलिंग काउज आप बहुत अच्छे से जानते हो, अपने बुक्स से भी आप पढ़कर समझ सकते हो। तो और अब आपके बुक में, जैसे जो भी मैं बुक पढ़ाता हूँ उस बुक में अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट बचा है, और वो पॉइंट मुझे बता नहीं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक तो कि एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस, ओके, इस एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें आइस डालिए। जब उस ग्लास में आप आइस डालिएगा ना, तो देखिएगा कुछ देर के बाद ग्लास के चारों तरफ बूंदे आ जाती हैं। आप करके देखिएगा, घर में ठंडा बोतल होगा, बॉटल देखिएगा, उसको रखिएगा ना, तो चारों तरफ बूंद आ जाता है, चारों तरफ उसका सरफेस में। यह क्या बताता है? सरफेस, ये सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ड्रॉप, ये बताते हैं कि एयर के चारों तरफ क्या है? वाटर है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में पानी है। और ये इसलिए क्योंकि जैसे ही उस बॉटल को हम रखते हैं तो उसके चारों तरफ का जो गैस है, जो कि गैसियस रूप में है, जब उसको कूलिंग मिलता है, जब उसको ठंडा मिलता है, वो जो बॉटल के अंदर जो ठंडा पानी उससे, तो वो चारों तरफ को क्या करता है? कंडेंस कर देता है, और कंडेंस करके उसको वाटर वेपर में बदल देता है, जो कि पानी के बोतल के चारों ओर चला आता है। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, बट अब मैं बताया ना कि मैं खुश हूँ कि मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। और लास्ट में है टू
मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैं इसका एक अलग आपको वीडियो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल एक लास्ट में आपको बता देता हूँ कि प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दिस टू आर द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, उसके बारे में पढ़कर, और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। और इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता चला नहीं है, इस कारण से मैं इसको बता ज़्यादा रहा हूँ नहीं। और अगर ज़्यादा आपको जानना ही है तो प्लाज्मा एक मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का और आयंस का, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस स्टार्स में पाए जाते हैं, स्टार्स में जो चमक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस के कारण होता है, वो प्लाज्मा है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अभी उतना बताया गया नहीं है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जितना है उतना, बस ये कंप्लीट। तो ये मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बायोलॉजी जानना है, बायोलॉजी का चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करूं, तो मुझे कमेंट्स चाहिए अपने इन सब वीडियो में, ताकि मैं कमेंट्स पढ़कर फिर बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करूं। और अगर कमेंट्स नहीं होगा तो मैं बायोलॉजी नहीं स्टार्ट करूंगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ये केमिस्ट्री का ये 4th पार्ट बनाया और इसमें कंप्लीट मैंने बता दिया आपको। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।